चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज गुडविल। गुडविल में बेटा हमारे पास चार तरीके हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। बिफोर दैट गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। दो तरीके की गुडविल होती है बेटा। आप जब आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, एक होती है परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। एक होती है परचेज गुडविल जो हमने खरीदी है, वो बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। और एक होती है क्रिएटेड गुडविल जो हमने क्रिएट करी है। तो इस चैप्टर में जो हम गुडविल क्रिएट करते हैं, हमें उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी सीखना है कि जो हमने गुडविल क्रिएट करी है उसकी मनी टर्म्स में वैल्यू कितनी है, मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कितनी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ईजीएस्ट चैप्टर आई नो, इसकी एज सच वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट फिर भी कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो हम करके एक बार इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, सो दैट एग्जाम टाइम में जब आप लोग ये वीडियो देखें तो इसके बाद चैप्टर रिवाइज करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है और ये कैसे दिए होते हैं क्वेश्चन में? बेटा एपोस्ट्रोफी जहाँ पे लगा होगा जनरली वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है बेटा कि जो हमने गुडविल क्रिएट करी है, इस गुडविल से कितने और सालों तक हमको प्रॉफिट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो हमारी आज एग्जिस्टिंग गुडविल है, इस गुडविल से कितने और सालों तक हमको प्रॉफिट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, चलिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा, एवरेज प्रॉफिट का वही फॉर्मूला है जो किसी भी एवरेज का होता है, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, बट प्रॉफिट्स का सम करने से पहले हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। आइए वो हम एडजस्टमेंट्स देखें, कौन सी एडजस्टमेंट्स है। फर्स्ट वन इज बेटा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इज एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। एबनॉर्मल लॉस को ऐड क्यों कर देते हैं? बेटा देखो सिंपल सी बात है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी गुड्स जल गए। अब अगर उसकी गुड्स जल गए तो उसकी गुडविल पे थोड़ी भी फर्क आया। ठीक है, इनफैक्ट सिंपैथी उसको और मिल जाएगी कि बेचारे की गुड्स जल गए। तो एबनॉर्मल लॉस है, इससे बिजनेस की गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये जो लॉस है ये इसलिए इंकर नहीं हुआ कि उसके पास कम कस्टमर्स आए हैं, ये तो एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, एक फायर की वजह से अकर हो गया। ठीक है, गुड्स लॉस बाय फायर, तो इसलिए वापस ऐड कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी गुडविल। और ऐसे ही अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाए, तो एबनॉर्मल गेन इज सब्ट्रैक्टेड। एबनॉर्मल गेन सब्ट्रैक्ट होता है, क्यों? एबनॉर्मल गेन इसलिए सब्ट्रैक्ट होता है बिकॉज एबनॉर्मल गेन इज द गेन विच इज नॉट इनकर्ड फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टेशनरी का काम है या फिर मेरा कपड़े का काम है, और मैंने एक बिल्डिंग बेच दी, अपनी एक दुकान बेच दी, उससे जो मुझे प्रॉफिट हो गया है, दैट इज एबनॉर्मल गेन। तो ये प्रॉफिट मुझे अपने बिजनेस मर्चेंडाइज से तो नहीं हुआ ना, मुझे अपने बिजनेस गुड्स से नहीं हुआ, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होता है। बट अगर कोई ऐसा नॉर्मल एक्सपेंस है जो हर साल इंकर होता है और माइनस करना होता है, बट इस साल ड्यू टू ओवरसाइट या हम बिजी रहे, थोड़े सा माइनस करना भूल गए, तो अब हमें उस नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस करना है। और ऐसे ही अगर कोई नॉर्मल इनकम है जो हर साल इंक्लूड होती है, बिजनेस की इनकम है, और हम इंक्लूड करना भूल गए हैं, तो वो हमें इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो पक्का आपको पेपर में देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, आइए देखें वो क्या एडजस्टमेंट्स हैं। बेटा अगर हमने किसी एसेट को एक्सपेंस मान लिया है, सर एसेट को एक्सपेंस कैसे मानते हैं? एसेट को एक्सपेंस मान सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल मैंने बाइसिकल्स खरीदी, ठीक है, अपने वर्कर्स के लिए, डिलीवरी बॉयज के लिए, और मैंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। बाइसिकल्स खरीदना तो बेटा एसेट क्रिएशन है ना, एक्सपेंस थोड़ी है। तो बाइसिकल्स खरीदी तो एसेट था मेरा, बट मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया। तो अगर मैंने बाइसिकल्स परचेज को एक्सपेंस मान लिया है तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करूंगा, मैं इसको ठीक कैसे करूंगा? इसके दो इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट है ऐड बैक दी एक्सपेंस। मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया था ना, एक्सपेंस तो था नहीं, तो ऐड बैक दी एक्सपेंस, एक्सपेंस को ऐड बैक करो, ऐड बैक दी एक्सपेंस। सेकंड चीज, जब हमने एक्सपेंस को ऐड बैक कर दिया तो एसेट बन गई, बिल्कुल बन गई। अब एसेट बन गई तो फिर क्या करेंगे? डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन, डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन, डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन, ऐड बैक दी एक्सपेंस एंड डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब भी हमने किसी एसेट को एक्सपेंस मान लिया तो पहले तो एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे, और क्योंकि अब वो एसेट बन गया है तो वी विल डिडक्ट दी डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन में रिडक्शन होगी, दिस विल बी फॉर ऑल द ईयर्स। ठीक है, अगर गुडविल हमको आगे वाले ईयर्स से भी निकालनी है तो हर साल में ये जो डेप्रिसिएशन है माइनस होगी। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन आपको SLM मेथड से माइनस करनी है या WDV मेथड से माइनस करनी है, ये क्वेश्चन में स्टेटेड होगा। ठीक है, 11th जो बढ़ के बच्चे आए उनको SLM WDV पता होगा, जिनको ये भी नहीं पता वो मेरे से जरा पर्सनली आके मिले फिर। ठीक है, उनको वीडियो से नहीं चलेगा, फिर उनको मिलना ही पड़ेगा मुझसे। अब अगर हमने एक्सपेंस को एसेट मान लिया, एक एक्सपेंस था हमने उसको एसेट मान लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी की रिपेयर्स करवाई हमने, और मशीनरी की रिपेयर्स को हमने क्या मान लिया? मशीनरी परचेज मान लिया। क्या ठीक है, वो मशीनरी की रिपेयर्स थी, हमने क्या मान लिया? उसको मशीनरी परचेज मान लिया। तो क्या करेंगे? थी तो वो रिपेयर्स, एक्सपेंस डिडक्टेड ही नहीं था, तो अब एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे क्योंकि हमने एक्सपेंस को एसेट माना हुआ था, एसेट तो है नहीं वो। तो डिडक्ट दी एक्सपेंस, डिडक्ट दी एक्सपेंस एंड add back the depreciation, add back the depreciation, एक्सपेंस को डिडक्ट करो और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो। तो बेटा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो पक्का पेपर में देखने को मिलती हैं जनरली। तो आइए इन दोनों एडजस्टमेंट्स के हिसाब से और एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम दो इलस्ट्रेशंस करते हैं जिसमें ये दोनों एडजस्टमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आइए इलस्ट्रेशन 6 ऑफ TS ग्रेवाल। Illustration 6. Pawan, Naman and Raman are partners sharing profits and losses equally. They admit they for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years of purchase of average profit of last 5 years. हमको last 5 years के average profits निकालने हैं पहले, फिर average profits निकालने के बाद number of years of purchase से multiply करना है। ठीक है, तो आओ देखो इसको एक presentable manner में कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा ईयर लिखेंगे। ईयर 31 मार्च एंडिंग है सारे 2020 से लेके 2024 तक, तो 2020, 21, 22, 23 एंड 24। याद रखना है कि ये सारे ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहे हैं। अब हम प्रॉफिट्स लिखते हैं जो पर ईयर में प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमको। $30, $70, 1 लाख, 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000 एंड 1,20,000 का लॉस है, शो ही हो रहा है ये माइनस से। ठीक है, अब आइए हम एडजस्टमेंट्स करें। पहले 4 साल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5वें साल में एडजस्टमेंट है। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2023। अब पहली जो कंफ्यूजन वो यहाँ पे अगर होती है वो ये है कि जैसे ही दिखता है 1 अप्रैल 2023 तो बच्चे 2023 में ही एडजस्टमेंट करने लगते हैं। बेटा वो 1 अप्रैल 2023 है, ये तो 31 मार्च 2023 पे एंड हो गया वाला ईयर।
तो 1 अप्रैल 2023 किस में आएगा? 2024 वाले ईयर में आएगा, जो ईयर 2024 में खत्म हो रहा है। ठीक है, इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। On 1st April 2023, 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expense. हमने बाइसाइकिल खरीदी थी और क्या मान लिया उसको? ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे, एक्सपेंस को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेंस मान लिया था, एक्सपेंस तो था नहीं, तो एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे -20,000 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन को। 20,000 पे 25%, 5,000 का डेप्रीसिएशन हम लोग ऐड करेंगे। और एक और चीज दी है इसमें, ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15 अक्टूबर 2023, अगेन 2024 वाला साल, अ मशीन वाज डैमेज्ड एंड 20,000 वाज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। बेटा मशीन डैमेज हो गई, फिर अगेन एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं? ऐड बैक कर देते हैं। यहाँ पे आई एम सॉरी, एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेंगे एंड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस नहीं था तो एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे एंड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे एंड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, एसेट बनाया तो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया एंड एक्सपेंस था नहीं वो, तो एक्सपेंस ऐड बैक हो जाएगा। ओके, तो 1,20,000 प्लस 40, 80,000 का लॉस आ गया, -5, 85 का लॉस आ गया। तो यहाँ पे जो लॉस दिख रहा है आपको कितने का है? वो 85 का लॉस है। ठीक है, तो 2024 में जो आपको लॉस एज्यूम करना है वो 85 का एज्यूम करना है, 1,20,000 का एज्यूम नहीं करना। ठीक है, आइए, तो दिस इज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 40 एंड 3 लाख 40 माइनस 85,000, 2,55,000। 2,50,000 के प्रॉफिट्स आए, सम ऑफ द प्रॉफिट्स है। यहां से हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, 2,55,000 अपॉन में 5, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो ये हो गए 51,000 के प्रॉफिट्स। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, which is 51,000 into 4, and that will be 1 lakh 2,04,000. ओके, आइए देखते हैं अब इलस्ट्रेशन 7। ललित एंड लवित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। आपको ईयर्स दिए हैं एंड ईयर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्रॉफिट्स दिए हैं। इसमें हमें काफी एडजस्टमेंट्स करनी है। देखिए 2021, 2022, 2023 एंड 2024। प्रॉफिट्स 70,000, 1 लाख, 55 का लॉस एंड 1,44,000 के प्रॉफिट्स लास्ट ईयर में। आइए अब देखें एडजस्टमेंट्स। फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। बेटा प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल गेन है तो माइनस होगा यहाँ से, पहले साल में से 10,000 माइनस। फिर है फर्म इंकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस हो जाएगा। रिपेयर्स टू कार और 50,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट। ने क्या कराई थी? रिपेयर्स, बट हमने एक्सपेंस को क्या मान लिया? एसेट मान लिया। एक्सपेंस को क्या मान लिया? एसेट मान लिया। रिपेयर्स को एसेट मान लिया, तो एक्सपेंस तो डिडक्ट हुआ नहीं, तो एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे और जब हमने एसेट माना होगा तो डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। एक्सपेंस को डिडक्ट एंड डेप्रिसिएशन को ऐड बैक। तो 55,000 में से 50,000 माइनस होगा जो एक्सपेंस था, एंड 50,000 पे 12% फॉर 10 मंथ्स। बेटा 50,000 की मशीनरी थी, 50,000 के रिपेयर्स थे, 12% फॉर 10 मंथ्स। 10 मंथ्स क्यों? क्योंकि 1 जून को हमने रिपेयर्स करी है और तभी से हमने डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया होगा, जो अब ऐड बैक करना है क्योंकि वो एसेट नहीं है।
तो 50,000 का 12% इज 6,000, 6,000 10 बाय 12 5 बाय 6, तो ये हो गया 5,000। 5,000 का डेप्रिसिएशन हमको ऐड बैक करना है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर किसी ऊपर वाले ईयर में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे तो अगले साल में भी करेंगे, और अगले साल में तो इनफैक्ट पूरे साल की होगी। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं, स्पेसिफाइड है, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड स्पेसिफाइड है, तो सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे 50,000 पे ही आपको नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है। 50,000 का 12% 6,000 विल बी एडेड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, फिर उसका सम करके एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। 70 माइनस 10 60,000, 1 लाख प्लस 20 1 लाख 20, 55 प्लस 550 के 1 लाख का लॉस हो गया, एंड ये 1 लाख 50। तो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स का सम आ जाता है 2,30,000। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट्स के लिए सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको 2 दी हुई है सेकेंड लाइन में, ये इससे कटेगा, 1,15,000 इज आवर गुडविल। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विथ बोथ दी कॉन्सेप्ट्स कि हमने जब एसेट को एक्सपेंस माना तब क्या होता है और एक्सपेंस को एसेट माना है तब क्या होता है। आइए देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेटेड का। इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे। 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2024 के आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, एंड नीचे इन प्रॉफिट्स के साथ साथ रिस्पेक्टिव वेट्स भी दिए हैं। बेटा वेट्स क्यों मल्टीप्लाई करने होते हैं कि जरूरी नहीं है हर साल में सेम प्रॉफिट हो, और हर साल की प्रॉफिट की वेटेज भी सेम हो, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है हर साल की प्रॉफिट की वेटेज अलग हो। जब बिजनेस शुरू होता है तो उन शुरुआती सालों के जो प्रॉफिट्स की वेटेज होती है वो कम लेनी होती है, क्योंकि तो अभी तो बिजनेस ने ग्रो करना शुरू किया, अभी तो बिजनेस ग्रो हो रहा है। बट वंस द बिजनेस हैज ग्रोन तो फिर लेटर ईयर्स की आपको जो वेटेज होती है वो ज्यादा लेनी होती है। आइए देखें इलस्ट्रेशन 8। प्रॉफिट्स ईयर वेट्स एंड वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट्स को हमें मिलेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, वेटेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट हम वेटेड प्रॉफिट्स ही लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट विल बी बेटर। ये वेटेड प्रॉफिट्स हैं। आइए ईयर 2020 से लेके 2024 तक, तो 20 21 22 23 एंड 24 5 साल के प्रॉफिट्स है। 40 48 60 40 48 60 50 एंड 36 50 एंड 36। प्रॉफिट्स है 1 2 3 4 5, वेट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 40, यहाँ 96, 1,80,000, 2 लाख एंड 1,80,000 अगेन। बेटा जी प्रॉफिट्स का सम करेंगे, वेटेड प्रॉफिट्स का, एंड वेट्स का सम करेंगे। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट्स का सम है आपके पास 6,96,000, और वेट्स का सम है 3 और 3 6 और 15। राइट, अब यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है समीशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन समीशन ऑफ वेट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। Summation of weighted profits upon summation of weights into number of years purchase.
दिस इज वेटेड प्रॉफिट्स, दिस इज समेशन ऑफ वेट्स, एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3। गुडविल की वैल्यू हो जाती है 1,39,200। ठीक है। अब बेटा वेटेड में अगर एडजस्टमेंट्स भी आ जाए तो पहले प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद वेट्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स में पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद वेट्स मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आइए पहले टॉपिक समझते हैं, फिर उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 11 पे जाएंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो पता है, पहले वाले फॉर्मूले में पढ़ लिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितनी कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन 100। बड़ा लॉजिकल मेथड है ये। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि जितनी कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट करी है, इतनी कैपिटल कोई अगर रैंडम पर्सन इन्वेस्ट करता तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता? मान लो अगर मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% 20% है तो उसको उतना मिलता। अब अगर फर्म की गुडविल है तो उसने ज्यादा ही कमाया होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तो जो एवरेज और नॉर्मल का डिफरेंस है दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो यहां से हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। जनरली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन मिल जाती है, बट अगर गिवन ना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी फॉर्मूला है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है कैपिटल्स प्लस करेंगे कैपिटल्स बैलेंसेस, जैसे बैलेंस शीट में आपको दिए होते हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस ऐड करेंगे, एंड अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो वो भी ऐड होंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ये दो फॉर्मुलेज हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 से नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आइए देखें इलस्ट्रेशन 11। आलोक एंड आशा पार्टनर्स हैं। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 years ऑफ परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आइए आपको ईयर एंडेड 2020 से लेके 2024 तक दिया है। टू लाख 1,70,000 2,10,000 2,00,000 1,70,000 2,10,000 2,30,000 एंड 2,00,000। चलिए फर्स्ट ईयर में आप कुछ एडजस्टमेंट बता रहे हैं कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो उसको माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन है तो भाई माइनस होगा, और एबनॉर्मल लॉस है नेक्स्ट वाले में तो प्लस होगा। तो यहाँ पे जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं दिस इज 1,75,000 एंड दिस इज 2,20,000। लास्ट में सम करेंगे, इट विल बी 10,85,000। राइट। अब बेटा एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए 10,85,000 अपॉन 5, इट विल बी 2,17,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स 2,17,000 है,
नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया आपको बेटा 15 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिए 10%। तो दिस इज 1,50,000, 2,17,000 minus 1,50,000 is 67,000 and goodwill will be 67,000 into number of years of purchase, and number of years of purchase is 3 here. 2,01,000 हम लोगों का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, उनमें जो भी चीज़ें मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इलस्ट्रेशन 12 में बेटा आपको एवरेज प्रॉफिट्स दे दिए, बट उसके बाद बोला है कि एक रेम्यूनरेशन देनी रह गई थी, तो एवरेज प्रॉफिट्स में से वो रेम्यूनरेशन माइनस कर देना, नॉर्मल एक्सपेंस से माइनस होगा। इलस्ट्रेशन 13 में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, स्टॉक को हमने कम आका हुआ है, अंडर वैल्यू करा हुआ है, तो प्लस कर देंगे। इलस्ट्रेशन 14 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, हमने स्टॉक को ज्यादा आका हुआ है, तो ऑब्वियसली माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन 13 और 14 में तो एक एक साल की बात करिए, तो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन बहुत आसान था। बट जब आपको बेटा 2 साल दिए हों, फॉर एग्जांपल 2021 और 2022, 2021 में बेटा अगर स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है तो 2021 में तो माइनस करेंगे, लेकिन 2021 में माइनस करेंगे, लेकिन 2022 में ऐड करेंगे। अगर ओवर वैल्यूएशन है 2021 में, तो 2021 में तो माइनस करेंगे, बट 2022 में प्लस करेंगे। एंड ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर 2021 में अंडर वैल्यूएशन है, अगर 2021 में अंडर वैल्यूएशन है, तो 2021 में तो प्लस करेंगे, बट 2022 में माइनस करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ये पॉइंट अगर आता है तो बेटा ये फिर जिन बच्चों ने इन डेप्थ स्टडी करी होती है सिर्फ वही इस चीज को सॉल्व कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए इलस्ट्रेशन 15 देखें। इलस्ट्रेशन 15 में आपको गुडविल ऑलरेडी दी हुई है और आपसे एवरेज प्रॉफिट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो गुडविल अगर आपको ऑलरेडी दी हुई है तो यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से हम एवरेज प्रॉफिट्स तक पहुंच जाएंगे। आइए देखें इलस्ट्रेशन 15 में, फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। अब देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड देने का तरीका यही है कि फर्म के पास 3 लाख के एसेट्स थे और कोई आउटसाइड लायबिलिटी दी नहीं। तो अगर फर्म के पास 3 लाख के एसेट्स हैं और कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, मतलब ये 3 लाख ही फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इलस्ट्रेशन 15 में कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई आपको सबसे पहले कितनी, 3 लाख। ओके, आगे देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट वर 2 लाख एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। ठीक है, जिसमें से पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख और बाकी के रिजर्व्स हैं, तो वो भी 3 लाख बन रहा है। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 3 लाख का 10% 30,000। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए 30,000। अगर फर्म की गुडविल 2 लाख है एट 4 years ऑफ परचेज और सुपर प्रॉफिट, तो आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। बेटा गुडविल इज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कितनी दी हुई है आपको, 2 लाख। सुपर प्रॉफिट्स आपको निकालने हैं एंड दिस इज 4 years ऑफ परचेज है। सुपर प्रॉफिट्स इज 2 लाख अपॉन 4, दैट इज 50,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स अगर 50 हैं, सुपर प्रॉफिट अगर 50 है, एवरेज निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट्स 30,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ ऐड हो जाएंगे एंड यहाँ आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 80,000। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा आप कुछ भी मिसिंग हो, आप गुडविल की हेल्प से पहले सुपर प्रॉफिट्स निकालें एंड आप फॉर्मूले में पुट करके कोई भी मिसिंग चीज निकाल सकते हैं। इलस्ट्रेशन 16 में एनआरआर मिसिंग है, तो वो भी ऐसे ट्रांसपोजिशन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। 17 में कैपिटल एम्प्लॉयड मिसिंग है, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट। नेक्स्ट मेथड है गुडविल का
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हम जो फोर्थ मेथड पढ़ेंगे उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है, बट पहले थर्ड मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि जितने एवरेज प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं, अगर यही एवरेज प्रॉफिट्स किसी रैंडम बंदे को कमाने पड़ते तो उसको कितनी कैपिटल लगानी पड़ती। हमने तो कम कैपिटल लगा के उतने एवरेज प्रॉफिट्स कमा लिए, बट अगर कोई रैंडम पर्सन होता है जिसकी गुडविल नहीं है तो उसको कितने प्रॉफिट्स लगाने पड़ते, कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला भी ऐसा ही है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय एनआरआर, इनटू 100 बाय एनआरआर, कि अगर किसी को इतने एवरेज प्रॉफिट्स कमाने हैं तो उसको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। आइए इलस्ट्रेशन 18 के थ्रू हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अ फर्म अर्न 60,000 एज एवरेज प्रॉफिट्स, आपको एवरेज प्रॉफिट्स दे दिए 60,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, तो यहां से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 60,000 इंटू 100 बाय एनआरआर विच इज 6 लाख। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज 6 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी है, डायरेक्टली नहीं दी, एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हैं, तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, एसेट्स इज 7,20,000 and outside liabilities are 2,40,000. So this gives us 4,80,000. Goodwill के लिए what we do, capitalized value minus capital employed. Capitalized value कितनी है 6 लाख और capital employed कितनी है 4,80,000, तो 1,20,000 की हमारी क्या हो जाती है, गुडविल हो जाती है। 1,20,000 की वी गेट दी गुडविल। ओके, तो ये थर्ड मेथड भी हो गया हमारा सॉल्व। आइए फोर्थ मेथड देखते हैं, फोर्थ एंड द लास्ट मेथड। फोर्थ मेथड देखने से पहले थर्ड मेथड का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए इलस्ट्रेशन 19, ओरली बताया था मैं आपको, यू कैन सॉल्व इट। फिक्स्ड कैपिटल्स दी हुई है बेटा 6 लाख 4 लाख, और उनके क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट्स भी दिए हैं 4 लाख एंड 5 लाख। इन सबको ऐड करेंगे, कैपिटल्स प्लस करंट्स, और जनरल रिजर्व भी दिया है, तो कैपिटल्स प्लस करंट्स प्लस जनरल रिजर्व, इन सबको ऐड करके यू विल गेट दी कैपिटल एम्प्लॉयड, यू विल गेट दी कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट में बेटा आपको एवरेज प्रॉफिट्स दिए 5 लाख के, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय एनआरआर करेंगे, 100 बाय 10, 50 लाख की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। तो 50 लाख की कैपिटलाइज्ड वैल्यू और सारे करंट्स, कैपिटल्स और जनरल रिजर्व को ऐड करके आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी दैट इज 20 लाख। तो 50 लाख की कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस 20 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड, 30 लाख की गुडविल। ऐसी इलस्ट्रेशन 20 में भी कैपिटल्स अकाउंट को प्लस, करंट्स अकाउंट को प्लस। अब करंट अकाउंट में एक बैलेंस डेबिट में दिया हुआ है, तो जो डेबिट में दिया हुआ है मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, उसको माइनस करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए नेक्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर, एज सिंपल एज दैट। सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद 100 बाय एनआरआर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दी गुडविल। ठीक है, आइए देखें इसको इलस्ट्रेशन 21 में। इलस्ट्रेशन 21 में बेटा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स आपको दिए हैं 1,50,000,
एवरेज प्रॉफिट्स 1,50,000. Total tangible assets of the firm are 14 lakh and outside liabilities are 4 lakh. तो यहाँ से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड इज assets minus outside liability which is 14 lakh minus 4 lakh. तो 10 लाख की हमारी क्या हो जाती है, आउटसाइड लाइबिलिटी हो जाती है. सॉरी 10 लाख की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100 से नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे. दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR विच इज 10%. तो ये हो गया 1 लाख. 10 लाख का 10% 1 लाख. आफ्टर दैट ओके वी हैव एवरेज प्रॉफिट्स, वी हैव नॉर्मल प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स निकालते हैं यहाँ से. एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स 1,50,000 माइनस 1,50,000 के बेटा जी सुपर प्रॉफिट्स. एंड गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय NRR. ठीक है, तो ये चारों मेथड्स आपके कवर हो गए. एक क्वेश्चन 37 जिसमें चारों मेथड्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो आप जरूर करेंगे एंड एक इलस्ट्रेशन 2 भी करेंगे. एंड व्हाट्सएप में मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स है एंड एसेट्स एंड एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट भी है. ठीक है, और उसमें WDV मेथड फॉलो हो रहा है डेप्रिसिएशन निकालने का. ठीक है, तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन. वो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था CBSE सैम्पल पेपर में, तो इस बार के लिए प्री बोर्ड्स के लिए हाफ ईयरलीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो क्वेश्चन. तो ओके, ऑल द बेस्ट.